हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने अंकेक्षण के अंदर डिस्कस किया था कि अंकेक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। एक अंकेक्षक जो होता है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, जिसमें हमने दो उद्देश्य पढ़े थे। एक तो होता राय की अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेस एन ओपिनियन, और दूसरा था इसके अंदर कपट और त्रुटियों का पता लगाना। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था कि राय की अभिव्यक्ति किस तरीके से की जाती है। आज अपन सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, बट सेकंड पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ एक कंपनी के बारे में। ठीक है, देखिए, ऑडिटिंग एक्चुअल में अस्तित्व में क्यों आया। आज की हमारी लास्ट क्लास है ओवरव्यू के ऊपर, कल से अपन इसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो नॉर्मल जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हमारा ऑडिटिंग का वो यहाँ आके खत्म हो जाता है। अब से हमारे थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, यानी मानक जो बने हुए हैं इसके अंदर कि ऑडिटिंग कैसे करनी चाहिए, कौन ऑडिटर करने के लिए एलिजिबल होता है, वो सारी चीजें जो ऑडिटिंग के बारे में स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई है, मानकों में लिखी हुई है, वो अपन कल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है बेसिक वाली वो यहाँ पर फिनिश होगी। कल से थोड़ी अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, पर इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी है, ये कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, पैसे की बात में बात करते हैं, कंपनी चलाते कौन है। कंपनी को चलाने वाले लोग कौन कौन होते हैं। एक तो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे। इसके अलावा मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में भी हाई लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, और एक होता है लो लेवल मैनेजमेंट। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। लेकिन कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से लाते हैं। कंपनी चलाने के लिए मेनली जो सोर्स होता है उसमें क्या क्या आते हैं। एक तो आते हैं पब्लिक। कंपनी सीधा पब्लिक के पास जाती है और क्या बोलती है, आप हमें पैसा दीजिए, हम कंपनी चलाएंगे, उससे होने वाले प्रॉफिट जो भी होंगे वो हम आपको वापस दे देंगे। ठीक है, दूसरा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में वित्तीय संस्थाएं, और ये होती है जनता। ठीक है, तो कंपनी जो होती है एक तो जनता से पैसा ले सकती है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकती है, और दूसरा तीसरा इसमें आ जाएगा अदर्स। इनके अलावा भी कुछ सोर्स होते हैं। मेन सोर्स इसके दो हो गए। कंपनी जो इनसे पब्लिक से पैसा लेती है वो शेयर्स के थ्रू पैसा ले सकती है। ठीक है, अंश, अंशों में पैसा ले सकती है। दूसरा ऋण पत्रों में पैसा ले सकती है, और अन्य सोर्स के थ्रू ले सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वित्तीय संस्थाएं होती है, इनसे पैसा ले सकती है लोन के थ्रू और प्लस। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कौन हो सकता है, गवर्नमेंट संस्थाएं हो सकती है जो इन कंपनीज की हेल्प करती है, तो इनसे पैसा लेती है। अब देखिए, ये कंपनी के असली मालिक है। कंपनी के असली मालिक अगर देखा जाए तो ये इनके पैसों से कंपनी चल रही है। ठीक है, ये कौन होता है, ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कंपनी को सिर्फ चलाने का काम करते हैं, कंपनी के मालिक नहीं होते। ठीक है, तो कंपनी ने हर साल कैसा काम किया, हर साल उसने कितना अच्छा प्रॉफिट कमाया, हर साल के लास्ट में उसके पास कितनी संपत्ति है या कितने दायित्व हैं, उन सब की जानकारी क्या इन लोगों को होना जरूरी है। यस, क्योंकि कंपनी के मालिक हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि इन्होंने जहां पर पैसा लगाया है वो सेफ है या फिर नहीं है, या कहीं इनके साथ में कुछ फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि ये सब लोग मिलकर इनका जो पैसा है, इनका जो पैसे से इन्होंने प्रॉफिट कमाया वो सब अपनी जेब में डाल दें। ऐसा हो सकता है। तो क्या होता है, ये जो कंपनी की स्थिति होती है, यानी इनको पता होना चाहिए कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया कितना नहीं, तो इस चीज की जानकारी के लिए ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि ये वित्तीय विवरण तैयार करते हैं, वित्तीय विवरण। और ये जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, ये सब वित्तीय विवरण इनको बताए जाते हैं कि आप देखिए हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितने हम लॉस में हैं, हमारे पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मेनली दो चीजों के बारे में जानकारी रहती है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, दूसरा किसी भी बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वित्तीय विवरण, इनके अंदर सारी जानकारी है। अब एक चीज ये आती है, ये वित्तीय विवरण किन लोगों ने बनाए हैं, ये इन्होंने ही बनाए। क्यों बनाए, ताकि इनको सारी इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है ये इन वित्तीय विवरणों में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दे, और हो सकता है जो कंपनी की वास्तविक स्थिति है उसको ही छिपा ले और कुछ गलत स्थिति इनके सामने प्रस्तुत कर दे। अब क्योंकि डायरेक्टली कंपनी में तो काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ पैसा लगाया है। ठीक है, ये अगर डायरेक्टली कंपनी में होते तो इन्हें कंपनी किस तरीके से संचालित की जाए, किस तरीके से ऑपरेट हो रही है, वो सारी जानकारी इनको होती। लेकिन एक कंपनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इन्होंने सिर्फ पैसा दे रखा होता है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी हो।
तो देखिए, ये जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं इनमें गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए इसी कारण से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई ये जो वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं इनके अंदर ये सही है या गलत है, इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन, जो ना तो इनका होता है और ना इनका होता है, ठीक है, तो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा इनकी जांच करवाओ और ये पता लगाओ कि क्या इन्होंने जो ये स्टेटमेंट तैयार की एकदम सही है या फिर नहीं है। आए समझ? तो इसीलिए अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है, अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सही है या फिर नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में ऑडिटिंग का काम होता क्या है। तो यहां से हमारी ऑडिटिंग जो होती है वो अस्तित्व में आती है। तो इन सब की जांच करने के लिए, कैसी जांच करने के लिए, एक निष्पक्ष जांच करने के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि वास्तव में एक्चुअल में ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट क्यों किया जाता है, ये रीजन होता है। ठीक है, अब इसको अंकेक्षक को जो अपॉइंट किया गया है, मैं मिटा देता हूं इसको। तो अंकेक्षक के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑडिटिंग के क्या एम होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि उसको अपॉइंट जो किया गया है उसके। तो हमने दो इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है राय की अभिव्यक्ति, यानी राय देना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। और दूसरा इसका उद्देश्य होता है, हमने राय देने वाला लास्ट क्लास में डिस्कस किया, आज अपन डिस्कस करेंगे कपट व त्रुटियों का पता लगाना, त्रुटियों का पता लगाना। ठीक है, तो देखिए, अब इसका दूसरा मेन उद्देश्य जो होता है एक अंकेक्षक का, वो ये देखता है कि क्या कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कपट या त्रुटियां तो नहीं है। ठीक है, अब कपट और त्रुटि पर पढ़ने से पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा दूं। कपट का मतलब होता है, कपट मीन्स जानबूझकर किया गया, जानबूझकर किया गया, जिसका उद्देश्य होता है धोखा देना। क्या उद्देश्य होता है? धोखा देना। जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से या तो कई चीजें छिपाई गई हो या उन्हें गलत प्रस्तुत किया गया हो, इसे हम कहेंगे कपट। और त्रुटियों का मतलब क्या होगा? त्रुटियों का मतलब जो गलती हो गई लेकिन जानबूझ के नहीं की गई है, गलती हो गई लेकिन जानबूझ के नहीं की गई। ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों का पता कौन लगाता है? एक अंकेक्षक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में ये जिम्मेदारी अंकेक्षक की है कि वो इन चीजों का पता लगाए। क्या उसका यही काम है कि वो बैठा बैठा ये सोचता रहे कि क्या कपट हुआ या नहीं हुआ, क्या त्रुटियां आई या नहीं आई? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पर मैंने कहा ना आपको, स्टैंडर्ड्स बने हुए हमारे पास में, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उन स्टैंडर्ड्स में सारी चीजें लिखी है कि एक अंकेक्षक का कार्य क्या होता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, उसकी योग्यताएं क्या होती है, यानी ऑडिटिंग से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पर लिखी हुई होती है? वो सब लिखी हुई होती है स्टैंडर्ड में। ठीक है, मानक में। आज की हमारी लास्ट क्लास है ये, जो हम बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट इस पे बात कर रहे हैं। कल से हम जो पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं। हमारे जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 से लेकर 730 तक है। कल से मैं एक एक करके आपके लिए सारे स्टैंडर्ड्स लाऊंगा। अगर आपने सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए तो यही ऑडिटिंग होती है, इसके अलावा कुछ भी ऑडिटिंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अब बात करते हैं कि क्या वास्तव में अंकेक्षक का ये उद्देश्य है कि वो ये चीज का पता लगाए कि इन्होंने कपट किया है नहीं किया। तो ध्यान से सुनना, किसी भी कंपनी में प्राथमिक जो उद्देश्य होता है कपट और त्रुटियों का पता लगाने का, वो मुख्य उद्देश्य प्रबंधकों का होता है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इन चीजों का पता लगाएगा कि क्या जो वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं उसमें कपट या मिथ्यावर्णन है या नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, क्या अंकेक्षक का उद्देश्य होता है प्राथमिक? नहीं, प्राथमिक उद्देश्य होता है प्रबंधकों का, वो पता लगाए कि कपट या त्रुटियां हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, दूसरी चीज, क्या एक अंकेक्षक का ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होगा? जी हाँ, उसका भी ये उद्देश्य होगा, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य प्रबंधकों का है और द्वितीय उद्देश्य जो होता है वो किसका होता है? अंकेक्षकों का। अंकेक्षक पता लगाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षक कोई भी विशेष कार्य इसके लिए नहीं करते। ठीक है, यानी सामान्य जो प्रक्रियाएं होती हैं वो ये अप्लाई करते हैं। अगर उन सामान्य प्रक्रियाओं में कपट और गलती का पता लग जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो किसी भी अंकेक्षक को इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा कि उसने कपट और त्रुटियों का पता नहीं लगाया, यदि उसने सावधानी का प्रयोग किया हो, यदि उसने सामान्य प्रक्रियाएं जिनसे कपट और मिथ्यावर्णन सामने, कपट और त्रुटियां सामने आ सकती थी, उनको अप्लाई कर दिया अगर उसने, और उसके बावजूद भी वो नहीं पकड़ पाया, तो इस केस में हम कहेंगे कि अंकेक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
अंकेक्षक की जिम्मेदारी होती है वो प्रबंधकों को सलाह दे सकता है। क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है। एक जो अंकेक्षक होता है, एक अंकेक्षक प्रबंधकों को सलाह देता है, प्रबंधकों को सलाह दे सकता है, सलाह दे सकता है कि किस तरीके से इन कपट और त्रुटियों का पता लगाया जाए। ठीक है। न्यायालय में कई केस किए गए हैं। उन केस के अंदर जो अंकेक्षकों पर केस किए गए थे कि इन्होंने कपट और त्रुटियों का पता नहीं लगाया, तो उसके अंदर हमने जो परिस्थितियां देखी कि कब अंकेक्षक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उन परिस्थितियों में हमने ये चीज देखी कि एक अंकेक्षक तब जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा यदि, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, कपट और त्रुटियों को पता लगाने में क्या एक अंकेक्षक जिम्मेदार होगा? तो एक अंकेक्षक जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदारी को इस तरीके से हम देखते हैं, यानी न्यायालय के जो डिसीजंस लिए गए उसके आधार पर। तो पहली चीज देखी जाती है कि क्या अंकेक्षक ने उचित सावधानी का प्रयोग किया, उचित सावधानी का प्रयोग किया, यानी कि क्या वो पूरे प्रोसीजर में सावधान था? कहीं ऐसा तो नहीं उसने असावधानी कर दी और कपट और त्रुटियां उसके पकड़ में नहीं आई। अगर एक अंकेक्षक असावधानी करके पूरे अपने प्रोसीजर को अप्लाई कर देता है तो इस केस में उसकी जिम्मेदारी होगी कि इनको पता लगाए और उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन अगर उसने उचित सावधानी से काम किया है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने जो भी कार्य किया वो सावधानी के साथ किया गया। और इस केस में अगर कपट और त्रुटियों का पता नहीं लग पाया तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो पहली चीज तो क्या हो गई, उचित सावधानी का प्रयोग करेगा। दूसरा पॉइंट है कि अंकेक्षक क्या अंकेक्षक ने कोई विशेष कार्य कपट व त्रुटियों का पता लगाने के लिए किया। इसका मतलब कि क्या अंकेक्षक ने कोई विशेष कार्य कपट और त्रुटियों को पता लगाने के लिए किया है। देखिए, वैसे तो अंकेक्षक को कोई विशेष कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे सामान्य प्रक्रियाओं से गुजरना है और ये देखना है कि क्या कपट और त्रुटियां आराम से पकड़ में आई या फिर नहीं आई। लेकिन अगर उसे लगता है कि कहीं विशेष कार्य अप्लाई करने की जरूरत है तो उसे विशेष कार्य अप्लाई करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि अगर आवश्यकता हुई तो विशेष कार्य करे। ठीक है, अन्यथा कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा विशेष कार्य की आवश्यकता नहीं, विशेष कार्य की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो पहला तो उसने उचित सावधानी के साथ में कार्य किया हो। दूसरा, कोई विशेष कार्य की अगर आवश्यकता है तो उसने वो अप्लाई किया, अदरवाइज सामान्य प्रक्रियाओं में उससे पता नहीं लग पाया। तीसरा पॉइंट, अब हम देखेंगे कि क्या उचित कार्य किया गया जिसमें त्रुटियां सामने आ जाए, जिसमें कपट व त्रुटियां सामने आ सके, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। और चौथा पॉइंट है कि क्या वो गहराई में तो नहीं थी, यानी क्या कपट और त्रुटियां इतनी गहराई में तो नहीं थी कि एक अंकेक्षक उसको आसानी से पता नहीं लगा सके। ठीक है, अगर उसने उचित सावधानी का प्रयोग करके काम किया है तो उसे जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। जहां उसे लगा विशेष कार्य करना चाहिए वहां उसने विशेष कार्य किया, अदरवाइज सामान्य गतिविधियों से अगर कपट और त्रुटियों का पता नहीं लग पाया तो उसके लिए भी उसको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा कि क्या उसने उनको ढूंढने के लिए उचित कार्य किया। ठीक है, और क्या वो गहराई में तो नहीं थी। अगर कहीं गहराई में थी और वो पता नहीं लगा पाया तो इसके लिए भी अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ स्थितियां थी कि कब उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कब उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इन सब का अगर सार देखा जाए तो सार में यही चीज सामने आती है कि एक अंकेक्षक अगर उचित और सावधानी का प्रयोग करते हुए कपट और त्रुटियों का पता लगा लेता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सामान्य गतिविधियों में वो पता नहीं लगा सकता, ठीक है, उसे विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, उसको उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं त्रुटियां और कपट किन परिस्थितियों में किया जाता है या किन परिस्थितियों में हो सकता है। परिस्थितियां क्या होती है जब त्रुटियां और कपट हो सकते हैं? परिस्थितियां
दिया। तो देखिए सबसे पहले परिस्थिति क्या होती है, जो अंकेक्षण का कार्य, सॉरी अंकेक्षण नहीं, जो लेखांकन का कार्य कर रहा है उसकी अनभिज्ञता, यानी उसको खुद को ही नहीं पता कि अकाउंटिंग का काम करना कैसे है, उसे लेखांकन के सिद्धांतों के बारे में जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कपट और त्रुटियां हो जाए। वैसे अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो कपट की संभावना कम रहती है, वहां पर त्रुटियां अधिक हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, कब त्रुटि और कपट हो सकते हैं, तो पहला लेखांकन, लेखांकन कार्य करने वाले की अनभिज्ञता। पहला पहला तो होता है अनभिज्ञता। दूसरा होता है इसी व्यक्ति की यानी लेखांकन कार्य करने वाले की असावधानी, उसने सावधानी से कार्य नहीं किया, असावधानी से, यानी उसे ध्यान तो था, असावधानी, उसे पता तो था कि कार्य किस प्रकार करना है, सिद्धांत भी उसे मालूम है, सारी चीज उसको मालूम है, लेकिन उसने सावधानी नहीं बरती, कुछ असावधानी बरती, तो क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। तो इन दोनों ही केस में क्या होती है, हमेशा गलती। ठीक है, यहाँ कपट नहीं किया जाता। तीसरा हो सकता है आयकर बचाना, आयकर बचाना, यानी कि आपने आयकर बचाना उद्देश्य हो सकता है, आयकर बचाना उद्देश्य हो सकता है। एक अंकेक्षण में इसलिए कपट किए जा सकते हैं कि आप आयकर बचाओ, यानी कि कम इनकम शो करो गवर्नमेंट को, और कम इनकम शो करेंगे तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं हमारा उद्देश्य क्या था, आयकर को बचाना उद्देश्य था, इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पर गलती नहीं होती है, यहाँ कपट होता है, आप जानबूझ के सब किया। ठीक है, चौथी, लेखांकन कार्य करने वाला, यानी कि लेखांकन कार्य करने वाला प्लस प्रबंध, प्रबंध की हेराफेरी, यानी कि मैनेजमेंट और लेखांकन कार्य करने वाले दोनों मिलकर खातों में क्या कर सकते हैं, हेराफेरी कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ चोरी करना उद्देश्य हो सकता है, ठीक है, कुछ गबन करना इनका उद्देश्य हो सकता है। तो इसमें भी क्या होगा, हमेशा कपट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ लेखांकन कार्य करने वाला नहीं है, प्रबंध भी इसमें शामिल है। मैनेजमेंट की आज्ञा से उसने सारा कार्य किया है, क्योंकि दोनों मिलकर ही करना चाहते थे। ठीक है, और क्या उद्देश्य और क्या कारण या परिस्थितियां हो सकती है जब कपट और त्रुटियां हो जाए या फिर आ जाए सामने। एक इसके अलावा स्थिति हो सकती है, पहले कोई गबन किया गया, पूर्व में गबन को छिपाने की इच्छा, पूर्व में गबन को छिपाना, आपने पहले कोई गबन किया हुआ है बहुत पहले टाइम में, और अब उसको छिपाने के लिए आपको कुछ ओवर कपट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस स्थिति में भी क्या हो सकता है, कपट और त्रुटियां हो सकती है। समझ गए, तो ये कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर कपट और त्रुटियां हो सकती हैं। इनका पता लगाने का उद्देश्य अंकेक्षक का होता है या नहीं होता। तो पहली चीज तो अंकेक्षक सामान्य गतिविधि अप्लाई करेगा। अगर सामान्य गतिविधियों से पता चल जाता है कि कपट और त्रुटियां किए गए हैं, और अगर सामान्य गतिविधियों से पता नहीं चलता, तो इसके लिए अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि उसने सावधानी का प्रयोग करते हुए अपना अंकेक्षण कार्य किया। ठीक है, तो ये था हमारे पास में बेसिक। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड्स जो बने हुए हमारे पास ऑडिटिंग के ऊपर, वो स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को अपन इन डेप्थ क्या क्या समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सब ओवरव्यू था। एक्चुअल स्टडी जो ऑडिटिंग की है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, ऐसे से आप, ठीक है, वन बाय वन अपन सारे ऐसे पढ़ेंगे। मैं ट्राई करूंगा एक दिन में आपको पूरा एक ऐसे करा दूं। ठीक है, थैंक यू।